नमस्ते फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कोर्स बुक। मेरा नाम हर्ष है और इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जब हम रात को स्काई की ओर देखते हैं तो हमें इनन्यूमरेबल ब्राइट डॉट्स देखने को मिलते हैं। इन इनन्यूमरेबल ब्राइट डॉट्स में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा चमकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम चमकते हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि मैक्सिमम ब्राइट डॉट्स ट्विंकल करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो चमकते तो हैं लेकिन ट्विंकल नहीं करते हैं, फ्लिकर नहीं करते हैं। जो भी ब्राइट डॉट्स ट्विंकल या फ्लिकर नहीं करते हैं उन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स ठीक वैसे ही चमकते हैं जैसे कि मून चमकता है। जब कभी हम रात को मून को देखते हैं तो मून फ्लिकर नहीं करता है, जबकि स्टार्स फ्लिकर करते हैं। इन सभी स्टार्स के साथ और प्लैनेट्स के साथ भी जब हम मून को देखते हैं तो ये पाते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेज मून दिखता तो है, लेकिन अलग अलग समय में मून का शेप और पोजीशन डिफरेंट होता है। जैसे कि फुल मून नाइट, जिसको हम हिंदी या संस्कृत में पूर्णिमा बोलते हैं, उस टाइम में मून पूरा दिखता है। जबकि एक फोर्टनाइट के बाद, जो कि 14 डेज के बराबर होता है, यानी कि 2 वीक्स के बाद जब हम मून को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है, यानी कि कोई मून नहीं दिखता है। तो इस टाइम को हम न्यू मून नाइट बोलते हैं और संस्कृत में इसे अमावस्या भी बोलते हैं। ये जो अमावस्या की नाइट होती है, जो कि न्यू मून नाइट है, उस दिन अगर हम ध्यान से देखें तो पूरा आकाश बिल्कुल क्लियर दिखता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जहाँ की फुल मून नाइट में, पूर्णिमा में, बहुत सारे स्टार्स जो कि मून के चारों तरफ होंगे, उनकी लाइट हम तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि मून बहुत ब्राइट है। जबकि न्यू मून नाइट में, अमावस्या में, जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर है, देयर इज नो मून। तो जो भी स्टार्स हैं उनकी लाइट हम तक पहुंचती है और हम सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट मून क्लियरली देख पाते हैं। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिन के टाइम में सन की लाइट में हमें ना मून दिखता है और ना ही बाकी स्टार्स। ऐसा नहीं है कि मून नहीं होता है या स्टार्स नहीं होते हैं, लेकिन सनलाइट इतनी ब्राइट होती है कि उसकी ब्राइट लाइट में बाकी स्टार्स और मून की लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण से हम बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। इसी रीजन से हम रात के टाइम में भी मून की ब्राइट लाइट में बहुत सारे स्टार्स को नहीं देख पाते हैं। आगे चैप्टर में सेलेस्टियल बॉडीज की डेफिनेशन दी गई है। सन, मून और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि नाइट स्काई में शाइन करते हैं, उन सभी को हम सेलेस्टियल बॉडीज कह सकते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करने वाले को और सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट्स को स्टडी करने वाले को भी हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। एंशिएंट इंडिया के एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट रहे हैं। आर्यभट्ट के नाम से इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट मैनमेड भी है। आगे स्टार्स के बारे में बताया गया है, जो कि हम नेक्स्ट जब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे स्टार्स और प्लैनेट्स का तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जान लेते हैं कि सन एक एग्जाम्पल है स्टार का, और स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी गर्म होती हैं और गैसेस की बनी होती हैं। आगे कॉन्स्टलेशंस को डिटेल में बताया गया है। कॉन्स्टलेशन स्टार्स के पैटर्न होते हैं। बहुत सारे स्टार्स आपस में मिलके कुछ पैटर्न बनाते हैं
उन्हें हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि अर्सा मेजर, जिनको हम बिग बियर भी कहते हैं, अर्सा माइनर, जिनको हम स्मॉल बियर या सप्तर्षि के नाम से भी जानते हैं। सप्तर्षि और अर्सा माइनर ये 7 स्टार्स से मिलकर बने होते हैं। जब हम रात को स्टार्स को देखते हैं तो कई बार हमें कुछ स्टार्स स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐसा लगता है जैसे कुछ खास शेप बना रहे हैं, कुछ पैटर्न बना रहे हैं, और उन्हीं को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यहाँ पे जो पिक्टोरियल डिपिक्शन है उसमें हम देख सकते हैं कि ये अर्सा मेजर है, जिसका एक पार्ट है अर्सा माइनर, और अर्सा माइनर में ही पाया जाता है पोल स्टार, जिसको हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं। और उसका एक विशेष कारण है कि पोल स्टार हमेशा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही पाया जाता है, और वो पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। दैट मीन्स कि अगर हमको डायरेक्शन डिटरमिन करना हो तो पोल स्टार हमारी काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ में होता है। और एंशिएंट टाइम्स में नेविगेशन के लिए, डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए पोल स्टार का यूज़ किया जाता था, क्योंकि जब शिप वगैरह की नेविगेशन हो रही हो और उस टाइम में हमारे पास अगर कॉम्पास नहीं हो और अभी की तरह जीपीएस तो नहीं ही होता था, तो पोल स्टार को देख के ये बात पता की जाती थी कि नॉर्थ क्या है, और उस बेसिस पे हम बाकी डायरेक्शंस भी डिटरमिन कर लेते थे। अर्सा माइनर को हम स्मॉल बियर भी बोलते हैं, अर्सा मेजर को बिग बियर भी बोलते हैं। और जैसा कि पिक्टोरियल डिपिक्शन में दिया है, अर्सा माइनर को हम लिटिल डिपर भी बोल सकते हैं और अर्सा मेजर को बिग डिपर भी बोल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में अर्सा मेजर को बिग बियर और अर्सा माइनर को स्मॉल बियर बोला गया है। और ये अर्सा माइनर जो है, जो कि सप्तर्षि है, वो 7 स्टार्स से बना है। आगे चैप्टर में प्लैनेट्स और स्टार्स के डिफरेंस के बारे में बताया गया है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस तो हम जानते ही हैं कि प्लैनेट्स के पास अपना हीट नहीं होता है, स्टार्स के पास अपना हीट होता है। प्लैनेट्स के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है, जबकि स्टार्स के पास अपना लाइट होता है। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, वो टिमटिमाते नहीं हैं, जबकि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, फ्लिकर करते हैं। और यही वो रीज़न होता है, यही वो बेसिस होता है जिसके द्वारा हम नाइट स्काई में डिफरेंस कर सकते हैं। प्लैनेट और स्टार में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा स्टार है और कौन सा प्लैनेट। जो ट्विंकल करे वो स्टार है, जो ट्विंकल ना करे वो प्लैनेट है। प्लैनेट्स एक स्टार के चारों तरफ घूमते हैं, जैसा कि हम अपने सोलर सिस्टम में भी देख सकते हैं कि सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। प्लैनेट्स के पास अगर अपना लाइट और हीट नहीं होता है तो उन्हें लाइट और हीट कहाँ से मिलता है? उन्हें लाइट और हीट स्टार्स से ही मिलता है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन्हें लाइट और हीट सन से मिलता है। अगर हम प्लैनेट जो नेम है उसके ओरिजिन पे जाएं तो इसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से आता है, और वो ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई, और उसका मीनिंग है वॉन्डरर्स, यानी कि घुमक्कड़। प्लैनेट्स के एग्जाम्पल मर्करी, अर्थ, वीनस, मार्स इत्यादि हैं। अगर देखा जाए तो स्टार्स के एग्जाम्पल के रूप में हम सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, और स्टार्स की कुछ अन्य क्वालिटीज़ जो पहले मैंने डिस्कस की वो ये हैं कि स्टार्स गैसेस के बने होते हैं, वो काफ़ी गर्म होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, और वो अपना लाइट और हीट काफ़ी बड़े अमाउंट में रिलीज़ भी करते हैं। लेकिन हमें स्टार्स उतने बड़े दिखते नहीं हैं। अगर हम देखें तो मून के आगे स्टार्स काफ़ी छोटे दिखते हैं। इवन सन, जो कि स्वयं एक स्टार है, उससे बड़े बड़े स्टार्स जो एक्चुअली हैं वो भी सन से काफ़ी छोटे दिखते हैं। इसका रीज़न ये है कि मून हमसे काफ़ी नज़दीक है और सन भी काफ़ी नज़दीक है,
इन कंपैरिजन टू अदर स्टार्स, जो इन दोनों के कंपैरिजन में हो सकता है काफी बड़े हों। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, जैसे कि कोई एरोप्लेन होता है जो काफी बड़ा होता है, उसमें काफी लोग होते हैं, लेकिन जब वो ऊंचाई पे उड़ रहा होता है, अगर हम नीचे से देखते हैं तो वो काफी छोटा दिखता है इन कंपैरिजन टू व्हाट इट्स एक्चुअल साइज इज। तो डिस्टेंस के अंतर के कारण ये सारा कंफ्यूजन होता है। आगे चैप्टर में सोलर सिस्टम की बात की गई है। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स से मिलकर बना है। सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं और इस फैमिली का हेड सन है। इसका रीज़न ये है कि सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और सन लाइट और हीट का वन एंड ओनली सोर्स है इस पूरे सिस्टम का। सोलर सिस्टम में हर एक क्षण कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है, जिनमें दो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं, रिवोल्यूशन और रोटेशन। हर एक प्लैनेट सन के चारों तरफ एक खास पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है, उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है प्लैनेट का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने का, इस प्रोसेस को हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। साथ ही साथ सारे प्लैनेट्स अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहे होते हैं और इस प्रोसेस को हम रोटेशन बोलते हैं। अगर हम इन दो प्रोसेसेस की एनालॉजी लें तो हम देख सकते हैं कि जैसे मंदिर में हम भगवान के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो ठीक वैसे ही सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और इस प्रोसेस को रिवोल्यूशन बोलते हैं। और बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो कई बार वो एक ही जगह खड़े होकर गोल गोल घूमते हैं। ठीक वैसा ही कुछ प्रोसेस अपनी एक्सिस के अलोंग हर एक प्लैनेट करता है, जिसको कि हम रोटेशन बोलते हैं। क्योंकि सारे प्लैनेट्स सन से अलग अलग दूरी पर हैं, जैसा कि आप पिक्टोरियल डिपिक्शन में देख सकते हैं, इसलिए रिवोल्यूशन का टाइम और रोटेशन का टाइम अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग होता है। अलग अलग प्लैनेट्स के मास भी डिफरेंट है। वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत सारा डेटा दिया गया है टेबुलर फॉर्म में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा है जैसे कि मैक्सिमम, मिनिमम, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम रिवोल्यूशन टाइम प्लूटो का है जो कि 248 ईयर्स है। क्योंकि प्लूटो को अभी प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए अगर हम नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून 164 ईयर्स के साथ मैक्सिमम रिवोल्यूशन टाइम लेता है। मिनिमम रिवोल्यूशन टाइम मरकरी का है जो कि 88 डेज है। मरकरी क्योंकि सन के सबसे नज़दीक है मरकरी, इसीलिए इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन सबसे कम है। अगर हम मैक्सिमम रोटेशन की बात करें तो वीनस को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वीनस को 243 डेज लगते हैं, जबकि मिनिमम रोटेशन टाइम जुपिटर का है जो कि 9 आवर्स 56 मिनट्स है। अब हम मून्स की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जिनके पास अपना मून है, अपना नेचुरल सैटेलाइट है, और वो सारे प्लैनेट्स के पास एक नंबर में नहीं है, सबके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मून्स सैटर्न के पास है जो कि 18 है, और सबसे कम मून्स मरकरी और वीनस के पास है जो कि 0 है। अर्थ के पास 1 है जो कि हम वैसे भी जानते हैं। आगे चैप्टर में सन के बारे में बताया गया है। जब हम सन की बात करते हैं तो सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, क्योंकि सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स सन के चारों तरफ ही रिवॉल्व करते हैं। सन काफ़ी बड़ा है और बहुत गर्म गैसेस से बना होता है। अगर हम स्टार्स की प्रॉपर्टीज़ याद करें तो हमें ये याद आएगा कि स्टार्स हॉट गैसेस से बने होते हैं और काफ़ी बड़े भी होते हैं, और सन भी एक स्टार ही है। सन पूरे सोलर सिस्टम में
पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। सन पूरे सोलर सिस्टम के हीट और लाइट का सोर्स है। अगर हम अर्थ से सन की दूरी की बात करें तो वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है। मरकरी जो सन के सबसे नज़दीक है, उसकी दूरी 58 मिलियन किलोमीटर्स है सन से। प्लूटो जो सबसे दूर है, उसकी दूरी 5900 किलोमीटर्स है। और नेपच्यून, अगर हम प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर न करें तो सबसे फारदेस्ट प्लैनेट नेपच्यून है, जो कि 4496 किलोमीटर्स है। अगर हम सन के नाम के ओरिजिन की बात करें तो ये सोल शब्द से आया है, और ये शब्द रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड के लिए प्रयोग में आता है। सोल शब्द से एक और शब्द बनता है सोलर, जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू द सन, सन से संबंधित। और इसीलिए हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वो सन से रिलेटेड सिस्टम है। इसीलिए हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, जो हम सोलर पैनल्स के थ्रू हार्नेस करते हैं। चैप्टर में आगे प्लैनेट्स की बात की गई है। वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन अगर हम रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को देखें तो उनके अनुसार 8 ही होते हैं, और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट माना गया है। सन से दूरी के अकॉर्डिंग अगर हम प्लैनेट्स को अरेंज करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यही ऑर्डर होगा। सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एक खास फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उनका जो मूवमेंट है वो एक फिक्स्ड पाथ पे होता है, और उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और ये हर एक प्लैनेट का अलग अलग होता है। जैसे कि मरकरी जो कि सन के सबसे नज़दीक है, उसका ऑर्बिट सबसे छोटा है, जबकि प्लूटो जो सन से सबसे दूर है, उसका ऑर्बिट सबसे बड़ा है। वीनस के बारे में बताया गया है कि इसे अर्थ का ट्विन बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि वीनस का साइज और शेप दोनों अर्थ के सिमिलर होता है। एक नया प्लैनेट 2003 UP313 जो कि प्लूटो से बड़ा है, लेकिन प्लूटो से ज़्यादा दूर है और इस तरह से सन से सबसे दूर है, की डिस्कवरी की गई है। इस प्लैनेट की प्रॉपर नेमिंग नहीं की गई है। इसका रीज़न ये है कि इसके विषय में अभी स्टडीज़ जारी हैं और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं है। आगे हम रिंग्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जिनके पास अपने चारों तरफ बेल्ट्स होते हैं। ये बेल्ट रॉक्स के होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई रॉक का मलबा है जो कि इनके चारों तरफ है, और इनका स्ट्रक्चर रिंग की तरह होता है, तो इसका नाम भी रिंग ही है। और ये सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ नहीं होते हैं। ये 3 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, जिसके चारों तरफ ये रिंग्स होते हैं। चैप्टर में आगे अर्थ की बात की गई है। अर्थ, अगर हम सन से दूरी की बात करें तो थर्ड नियरेस्ट है। अर्थ के पहले मरकरी और वीनस है, और अर्थ के बाद मार्स है। अर्थ अगर साइज की बात करें तो सारे प्लैनेट्स में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ का जो शेप है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, उसके शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो साइड में तो स्फेरिकल है, साइड में इसके बल्ज है, लेकिन पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये फ्लैटेंड है, सपाट है, तो इसे हम स्फेरिकल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये शेप अर्थ का अपना यूनिक है, इसलिए शेप को हम जियोइड शेप के नाम से जानते हैं, क्योंकि जी का अर्थ होता है अर्थ। अब अगर हम बात करें तो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, और न केवल सोलर सिस्टम में बल्कि अभी तक की साइंटिफिक डिस्कवरीज पे देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि इसमें लाइफ पॉसिबल है।
ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जो कि अर्थ पे हैं और बाकी जगह नहीं है, जैसे कि एयर, जिसमें कि ऑक्सीजन है। अर्थ में वाटर पाया जाता है, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना तो काफ़ी गर्म है और ना काफ़ी ठंडा है। ये एक सुटेबल टेम्परेचर है जिसमें लाइफ थ्राइव कर पाए। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब स्पेस से अर्थ को देखा जाता है तो वो ब्लू रंग का दिखता है, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है उसका 2/3 पार्ट वाटर से कवर्ड है और पानी का रंग ब्लू होता है। इसलिए क्योंकि ये ब्लू दिखता है इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि वो रेड दिखता है। अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, जो कि अर्थ के चारों तरफ ठीक वैसे ही घूमता है जैसे कि अर्थ और बाकी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मून के बारे में बताया गया है। मून अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। इस कारण से मून अर्थ से काफी छोटा है, करीब 1/4 है। मून का डिस्टेंस अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर्स है। मून 27 डेज लेता है अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए, यानी कि रेवोल्यूशन में, और अपनी एक्सिस पे स्पिन करने में, यानी कि रोटेशन में। यही वो कारण है कि हम मून का केवल एक साइड ही देख पाते हैं अर्थ पे। मून के पास ना एयर है ना वाटर है, और क्योंकि ना एयर है ना वाटर है तो लाइफ भी नहीं है। मून के सरफेस पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स हैं और डिप्रेशंस हैं। माउंटेन्स के कारण मून के सरफेस पे जब हम फुल मून नाइट को देखें तो कुछ पैटर्न्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली माउंटेन्स के शैडोज हैं। मून के कारण समुद्र में टाइड्स भी होते हैं। नेक्स्ट पेज में कुछ अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की बात की गई है, जिनमें कि पहला है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स बहुत सारे छोटे टाइनी बॉडीज, बहुत छोटे बॉडीज हैं जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अगर हम मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में देखें तो हम इन्हें देख सकते हैं। एस्टेरॉइड्स में सीरीज सबसे बड़ा है और ऐसा माना जाता है कि कोई एक प्लैनेट रहा होगा जिसमें विस्फोट हुआ होगा बहुत पहले, और उसी विस्फोट से बने हुए टुकड़ों को हम आज एस्टेरॉइड्स के रूप में देखते हैं। आगे मेटेरॉइड्स की बात की गई है, जो कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं। अगर हम मेटेरॉइड और एस्टेरॉइड के साइज की का कंपैरिजन करें तो मेटेरॉइड काफ़ी छोटा होता है, जो कि एक धूलकण के बराबर से लेकर के 1 मीटर के डायमीटर तक का हो सकता है, जबकि एस्टेरॉइड्स 1 मीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक का उसका डायमीटर हो सकता है। तो एस्टेरॉइड मेटेरॉइड से काफ़ी बड़ा होता है। मेटेरॉइड्स कई बार धरती की तरफ बढ़ते हैं और वो रास्ते में एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन करते हैं। उस फ्रिक्शन के कारण मेटेरॉइड्स गर्म हो जाते हैं और वो जलने भी लगते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे मेटेरॉइड्स जो धरती की तरफ बढ़ते हैं वो रास्ते में ही एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी तरह से नहीं जलते हैं और वो धरती पे गिरते हैं, और क्योंकि वो काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं इसलिए उनमें मोमेंटम होता है और इस कारण से वो धरती पे गड्ढे बना देते हैं। आगे गैलेक्सी की चर्चा की गई है। गैलेक्सी ह्यूज सिस्टम होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का, धूल कण के, बादलों का, गैसेस का। हमारा सोलर सिस्टम भी एक गैलेक्सी का पार्ट है। उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं और गैसेस हैं।
उनमें से एक स्टार है हमारा सन और उसका सिस्टम है सोलर सिस्टम। मिल्की वे गैलेक्सी को हम रात में देख सकते हैं, जो कि एक वाइट ग्लोइंग पाथ के रूप में हमें दिखता है। एंशिएंट इंडिया में मिल्की वे गैलेक्सी को आकाशगंगा के नाम से जानते थे। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर बना है हमारा यूनिवर्स। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिवर्स सबसे बड़ा यूनिट है और उससे छोटा है गैलेक्सी, और गैलेक्सी से छोटा है स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट के क्लाउड्स एटसेट्रा। चैप्टर के लास्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की चर्चा करेंगे, जो कि बॉक्स के फॉर्म में एनसीईआरटीज में जगह जगह दिए गए हैं। जैसे कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिन किसी अन्य लैंग्वेज में है, जैसे कि जियोग्राफी। जियोग्राफी इंग्लिश का वर्ड है जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें कि पहला ग्रीक वर्ड है जी, जिसका मीनिंग होता है अर्थ, और दूसरा वर्ड है ग्राफिया, जिसका मीनिंग है राइटिंग। अगर हम कुछ अन्य वर्ड्स को देखें, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है जियोलॉजी। जियोलॉजी में लॉजिया वर्ड डिफरेंट लैंग्वेज का टर्म है और जियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। दूसरा वर्ड है जियोमेट्री, जिसमें कि मेट्री एक डिफरेंट लैंग्वेज के टर्म मेट्रिया से आया है और जियोमेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तीसरा वर्ड है जियोइड। जियोइड में ओइड जो है वो ओइडीज शब्द, जो कि किसी अन्य लैंग्वेज का शब्द है, उससे आया है और जियोइड का मीनिंग होता है रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है, जो कि 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड है। अगर स्पीड से हम देखें तो सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में करीब 8 मिनट्स लग जाते हैं। और आगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बताया गया है, जो कि मून के सरफेस पर पैर रखने वाले पहले मानव थे और जिस डेट को उन्होंने पैर रखा था वो 29 जुलाई 1969 था। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है। तो ये तो नेचुरल सैटेलाइट की बात हुई, लेकिन कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी हैं जो कि नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल हैं। इनका काम इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है, यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और कम्युनिकेशन में भी इनका यूज़ होता है, जैसे कि टेलीविज़न, इंटरनेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स को हम रॉकेट के थ्रू अर्थ के से थोड़ा दूर भेजते हैं, जिससे कि वो किसी फिक्स्ड पाथ को ऑब्टेन कर ले और फिर अर्थ के चारों तरफ उसी फिक्स्ड पाथ में यानी कि ऑर्बिट में मूव करता रहे। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इनसैट, IRS, एड्यूसैट, जो कि इंडिया के ही सैटेलाइट्स हैं, और इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था। थैंक्स टू एवरीवन हु इज वाचिंग। यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है, बट दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगनिंग, क्योंकि ये चैनल का फर्स्ट वीडियो है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसका नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक्स अगेन।